छात्रों, आज हम अगला पाठ सीखने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है टोपी। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं संजय। जन्म 25 जनवरी 1961 में, स्थान भोजपुर, बिहार में। देखिए बच्चों, यह पाठ बहुत बड़ा होने की वजह से मैंने इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है और इस पाठ में हर पैराग्राफ के नीचे, हर परिच्छेद के नीचे आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी, उसकी व्याख्या भी, उसका अर्थ भी हर पैराग्राफ का मैंने वहाँ पे दिया है। तो चलो बच्चों, हम पहले पाठ को शुरुआत करने से पहले पाठ प्रवेश देखते हैं। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरियों के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरियों से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच जनता के सामने ला सकती है। यह दिखाने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से लेखक संजय ने की है और एक बात बताने की कोशिश की है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना यानी कि मजदूरी मिले तो काम भी अच्छा हो सकता है और वह काम ईमानदारी से मिल सकता है। बच्चों, लेखक ने यही समझाने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से की है कि किसी के काम के जो मेहनताना है वो पूरी तरह देना आवश्यक है, नहीं तो काम ठीक से नहीं होता है और ईमानदारी से भी नहीं, और जो काम कर रहा है वह भी अपना काम खुशी खुशी नहीं करता है। जब आप उसका मेहनताना, उसके काम की मजदूरी पूरी देते हैं तो वह काम भी ईमानदारी से करता है और खुशी खुशी करता है, वह काम अच्छे से होता है। तो चलो पाठ को शुरुआत करते हैं। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे पर परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। परम संगी यानी कि मुख्य साथी, एक दूसरे के लिए यानी कि एक दूसरे के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने व्याख्या भी दी है यानी कि अर्थ भी दिया है उस परिच्छेद का। लेखक अपनी कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय देते हुए कहते हैं कि एक गौरैया यानी कि मादा गौरैया, मादा यानी कि फीमेल, और एक गौरा यानी कि नर गौरा यानी कि मेल, दोनों एक दूसरे के मुख्य साथी थे। वे जहाँ भी जाते, जब भी जाते, एक साथ ही जाते, एक साथ ही हंसते थे, एक साथ रोते थे, एक साथ खाते पीते और एक साथ ही सोते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के बगैर न तो कहीं जाते थे और न कोई काम करते थे। भिनसार, अब अगला पैराग्राफ, अगला परिच्छेद। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन देखे सुने में हिस्सेदारी बढ़ाते। भिनसार यानी कि प्रातःकाल, प्रातःकाल सुबह का समय। दाना चुगने और झुटपुटा यानी कि वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। इसका अर्थ हम देखते हैं। लेखक कहते हैं कि दोनों गौरैया प्रातः काल होते ही अपने घोंसलों से दाना चुगने निकल पड़ते और शाम को जब प्रकाश और अंधकार का मिलन हो रहा होता है वे अपने घोंसलों में आ जाते, दिन भर की अपनी थकान को मिटाते और दिन भर जो कुछ देखा सुना होता है उसकी बातें करते। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। एक शाम गौरैया बोली, अगला परिच्छेद। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो तो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर। फपता यानी कि अच्छा लगना। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला, तपाक यानी कि झट से। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, ऐसा कौन बोला? गौरा। लगता है आज लटजिरा चुग गए हो, गौरैया बोल पड़ी। लटजिरा यानी कि एक पौधा, उस पौधे का नाम गौरैया ने बोला है। इसका अर्थ देखते हैं। लेखक कहते हैं कि एक शाम जब दोनों गौरैया दाना चुगने
चुगने के लिए अपने घोंसले चुगकर अपने घोंसलों में वापस लौटती है तो मादा गौरैया नर गौरैया से बोली कि क्या वह आदमी को देखता है? सभी आदमी कितने सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, पर उन लोगों पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है। असल में मादा गौरैया को इंसानों के कपड़ों से आकर्षित कर दिया था। उसकी इस बात पर नर गौरैया एकाएक बोल पड़ा कि उन पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता, बल्कि कपड़े पहनने के बाद तो इंसान और भी बदसूरत लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वह मादा गौरैया गुस्से से बोलती है कि लगता है आज वह लटजीरा नामक पौधे को चुग कर आया है, खा कर आया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें बोल रहा है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गौरा बोला। अब तू ही सोच। देखिए अगला परिच्छेद शुरू है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया एकाएक कटाव मेरे सामने है। सुघड़ यानी कि सुंदर, काया काया यानी कि शरीर, कटाव कटाव यानी कि आकार जो सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। जो तुम्हारा रंग है अलग अलग, वो मेरे आंखों को चमक उठता है। देखिए इसका अर्थ, अपने आप को सही साबित करते हुए नर गौरैया कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की प्राकृतिक खूबसूरती ढक जाती है। प्रकृति ने सुंदरता मनुष्य को दी है, मनुष्य उसे कपड़ों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। आगे नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि अब वो खुद ही सोच कर देखे कि अभी तो उसके सुंदर शरीर का आकार उसके सामने है, अंग अंग का रंग उसकी आंखों में चमक ला देता है। अब अगर उसने मनुष्य की तरह खुद को सरापा ढक ले तो सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। सरापा यानी कि सिर से पांव तक जो वस्त्र पहनते उसे सरापा कहा जाता है। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहना जाता है। मानुष यानी कि मनुष्य, खुद को सरापा यानी कि सर से पांव तक पहनने वाला वस्त्र। देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि अब अगर मनुष्य की तरह खुद को कपड़ों से तुम ढक लेती हो पूरे सर से पांव तक, तो तुम्हारी खूबसूरती गायब हो जाएगी, है या नहीं? यह प्रश्न नर गौरैया मादा गौरैया के सामने रख देता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मादा गौरैया कहती है कि केवल अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए नहीं मनुष्य कपड़े पहनता, बल्कि गर्मी सर्दी बरसात इन मौसमों की मार से खुद को बचाने के लिए मनुष्य कपड़े पहनता है, कपड़ों का सहारा लेता है। आगे का परिच्छेद, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली। नित नए नए लिबास पहनता रहता है। लिबास जो कपड़े हैं अलग अलग पहनता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। पोंगापन यानी कि पागलपन। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते है उन्हें भी दस्ताने और मोज़ों से ढक देता है। देखिए जो मोज़े हैं यानी कि सॉक्स, उसको मनुष्य उसे भी ढक लेता है। इसका अर्थ देखिए, मादा गौरैया आगे कहती है कि चाहे जो भी हो, आदमी कभी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता है। वह हमेशा ही नए नए कपड़े पहनता है और सिलवाता रहता है। उसे तो केवल कपड़े सिलवाने का कोई बहाना चाहिए होता है। इस पर नर गौरैया कहता है कि यह सब मनुष्य का पागलपन है। मनुष्य केवल कपड़ों से अपनी शर्म को नहीं छुपाता, बल्कि वह तो अपने काम करने के अंगों जैसे हाथ पैर आदि को भी ढक देता है। हाथों में दस्ताने यानी कि हैंड ग्लोव्स, दस्ताने पहन लेता है और पैरों को मोज़ों से ढक देता है। लेखक के अनुसार यह मनुष्य का काम के प्रति आलस को दिखाता है। सिर पर लटे हैं, लटे यानी कि हम आंकड़े कहते हैं, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक देता है। अपन तो नंगे ही भले, अपन यानी कि हम। देखिए उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है।
टोपी तू पाएगी कहाँ से। देखिए इसका अर्थ, नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि मनुष्य अपने शरीर हाथ पैर ही नहीं ढकता, बल्कि वह तो सिर को भी टोपी से ढक लेता है, अपने बालों को भी ढक लेता है, जबकि सिर पर तो लटें होती हैं, तो उसे ढकने का क्या फायदा। नर गौरैया मादा गौरैया को कहता है कि वे लोग नंगे ही भले हैं, क्योंकि वे प्रकृति द्वारा दी गई सुंदरता को नहीं ढकते। नर गौरैया की बात को काटते हुए मादा गौरैया कहती है कि मनुष्य के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, उसका भी मन करता है कि वह टोपी पहने। मादा गौरैया की बात सुनकर नर गौरैया उससे पूछता है कि तुम टोपी कहाँ से लाएगी। अब देखिए अगला परिच्छेद। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितने का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हो गई नहीं तो टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में, इस चिंता में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तू इस चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की। देखिए गौरा कैसा था, समझदार था, इसलिए शक की। जबकि गौरैया कैसी थी, जिद्दी, धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसे ही जीवन का लक्ष्य माना। देखिए अब उसका अर्थ, नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि असली टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, और क्या वह जानती है कि उस टोपी के लिए कितने ही लोगों का दिवाला निकल जाता है। अगर जरा सी भी भूल हो सकती है तो इज्जत उछलने में देर नहीं लगती। मनुष्य अपनी इज्जत को बचाने के लिए जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ यानी टोपी पहनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। नर गौरैया थोड़ा समझदार था, इसलिए थोड़ा शक्की किस्म का था। अतः वह मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि वह उसकी बात मान ले और इस चक्कर को छोड़ दे, क्योंकि नर गौरैया के हिसाब से यह सही नहीं था। लेकिन मादा गौरैया बहुत जिद्दी और धुन की पक्की थी। वो जिस काम को एक बार करने के बारे में सोच लेती है तो उसे बगैर पीछे नहीं हटती। उसने तय कर लिया कि वह टोपी पहनकर ही रहेगी, और इसी को उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया। कहा गया है, जहाँ चाह वही राह। जहाँ चाह वही राह यानी कि इच्छा हो तो राह मिल जाती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। अब घूरे यानी कि कूड़ा कचरा जहाँ पे फेंका जाता है, जो कूड़ा करकट है, वहाँ पे वो दाना चुगने निकल पड़े, और दाना चुगते चुगते उन्हें क्या मिला, एक रुई का फाहा मिला। फाहा यानी कि रुई का एक टुकड़ा मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारे खुशी के मारे क्या हो रही, लौटने लगी। उसका अर्थ देखते हैं। लेखक कहता है कि मादा गौरैया अपनी धुन की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी पाकर ही रहेगी, और शायद ईश्वर भी उसके साथ था। जैसा कहा भी गया कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ किसी चीज़ को पाने के लिए जिद होती है, शिद्दत होती है, कोशिश की जाए तो रास्ता आसानी से मिल जाता है। अगली सुबह रोज की तरह नर गौरैया और मादा गौरैया कूड़े के ढेर के पास चुगने निकली। चुगते चुगते मादा गौरैया को रुई का एक टुकड़ा मिल गया। रुई का टुकड़ा मिलते ही मादा गौरैया मानो खुशी से पागल हो उठी और मिल गया मिल गया मिल गया, इस तरह वो चिल्लाते हुए कूड़े के ढेर पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने चिढ़ाकर पूछा। चिढ़ाकर यानी चकित होकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। देखिए जुगाड़ यानी कि उपाय, कि टोपी कैसे बनाते हैं, इसका उपाय मुझे मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा एक बावरा और था। देखिए बावरा यानी कि दीवाना। अब गौरा उसे एक उदाहरण देता है, एक पागलपन का उदाहरण देता है।
तेरे जैसा एक बावरा था। और गौरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक यानी कि कोड़ा। लेखक कहता है कि जब मादा गौरैया पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि मिल गया, तो नर गौरैया ने हैरान होकर उससे पूछा कि वह क्यों पागल हो रही है और उसे क्या मिल गया। मादा गौरैया ने रुई का टुकड़ा गौरैया के सामने रखा और बोली कि मिल गया, टोपी को बनाने का एक उपाय मिल गया, जुगाड़ मिल गया। मादा गौरैया इस पागलपन को देखकर नर गौरैया उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। उसी की तरह एक पागल दीवाना था। एक दिन अचानक से उसे रास्ते में चलते चलते एक कोड़ा मिल गया, चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। देखिए, अब यहाँ पे उस बावरे को चाबुक मिल गया। अब वो क्या ढूंढने वाला है कि बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा यानी कि पागल हो उठा और यह रटता गया, यह बड़बड़ करता गया कि बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाह से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनाती हूँ मैं टोपी। बड़ा उम्दा यानी कि बहुत अच्छा। नर गौरैया आगे की कहानी सुनाता हुआ कहता है कि कोड़ा बहुत ही अच्छा और लचीला था। शायद वह किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया था। कोड़ा हाथ लगते ही वह पागल दीवाना भी मादा गौरैया की तरह चीखने लगा कि कोड़ा मिल गया, बाकी 3 चीजें घोड़ा, लगाम और जिन बच गया। अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो पूरी जिंदगी बस यही दोहराता गया, यही बड़बड़ करता गया कि बाकी 3 चीजें घोड़ा, लगाम और जिन बच गए। नर गौरैया असल में मादा गौरैया को यह समझाना चाहता था कि वह टोपी पाने की फालतू जिद छोड़ दे, क्योंकि वह सारी उम्र टोपी नहीं पा सकेगी। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि उसे रुई के टुकड़े से लेकर टोपी बनाने तक के टोपी के सफर के बारे में कुछ भी पता है। इसका जवाब देते हुए मादा गौरैया बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह बस अब यह देखता जाए कि टोपी कैसे बनती है। गौरैया रुई का पाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई। देखिए, दुनिया यानी कि जहाँ पे वह रुई स्वच्छ की जाती है। दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार के साथ, मनुहार यानी कि मनाने की कोशिश के साथ बोली, दुनिया भैया इस रुई के पाहे को धुन दो। देखिए इसका अर्थ, दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार यानी जर्जर हो चुकी एक मिर्जई यानी कि कपड़ा पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो कहा यहाँ का राजा ऐसा जो चाम का दाम यानी कि अपना हुक्म चलाना, चाम का दाम चलाता है, अपना हुक्म चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। लेखक कहते हैं, देखिए उसी परिच्छेद का अर्थ, लेखक कहते हैं कि मादा गौरैया बड़े उत्साह के साथ रुई का टुकड़ा लेकर दुनिया के पास चली गई और उसे बड़े प्यार से मनाते हुए बोली कि दुनिया भैया इस रुई के टुकड़े को पीट कर मुलायम कर दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, ऊपर से ठंड का मौसम था, उसके शरीर पर न जाने कितने वर्षों का पुराना जर्जर हो चुका एक कपड़ा पड़ा हुआ था। वह ठंड से कांपते हुए मादा गौरैया से बोला कि वह परेशान न करे, वहाँ से चली जाए,
क्या वह यह नहीं देख रही है कि अभी उसे राजा के लिए रजाई बनानी है? दुनिया राजा की बुराई करते हुए कहता है कि एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो अपना हुक्म चलाता है और दूसरों की परवाह नहीं करता, और फिर मादा गौरैया से कहता है कि ऊपर से रुई के टुकड़े को मुफ्त पिटवा कर मुलायम करने के लिए चली आ गई। उज्र न करो भैये, अब उज्र यानी कि ऐतराज मत करो भैया, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत यानी कि मजदूरी दूंगी। धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना ही था। अर्थ देखिए, दुनिया की बात सुनकर मादा गौरैया दुनिया से बोली कि वह रुई को पिटने में ऐतराज न करे, क्योंकि वह उसे रुई पिटवाने की पूरी मजदूरी देगी। वह दुनिया से कहती है कि वह रुई को पीट कर मुलायम कर दे, आधी रुई वह ले सकता है और आधी मादा को दे सकता है। दुनिया को अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी अच्छी मजदूरी नहीं मिली। 16 आने में 8 आने यानी कि आधी मजदूरी तो इसके लिए सपने जैसी थी। वह झट से तैयार हो गया। घर चौ उसकी तांती बज उठी और उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। देखिए, उसकी तांती यानी कपड़ा बुनने वाला औजार। देखिए इसका अर्थ, उस आधी मजदूरी के बाद सुनते ही दुनिया एकदम मादा गौरैया की रुई को पीट कर मुलायम करने के लिए तैयार हो गया। घर चौं की आवाज़ के साथ उसका रुई पीटने का यंत्र शुरू हो गया। उसने अपनी पूरी लगन से रुई को पीट कर मुलायम कर दिया और उसमें से आधा ले लिया और आधा मादा गौरैया को दे दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पे जब मजदूरी सही होती है तो काम भी अच्छा मिलता है, काम करके अच्छा मिलता है। देखिए आगे, इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो, अब सूत तैयार करना है। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी यानी कि टुकड़े टुकड़े हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, इच्छा न होने की वजह से अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। देखिए, मल्लार यानी कि सुबह के वक्त जो गाते हैं उसे मल्लार कहा जाता है। देखिए अब उसका अर्थ, जब दुनिया मादा गौरैया के रुई के टुकड़े को अच्छे से पीट कर मुलायम कर दिया तो इससे बहुत अधिक खुश नर गौरैया और मादा गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया यह मुलायम हो चुकी है, इस रुई के टुकड़े को काट कर सूत बना दो। किसी कारण से कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने अपने शरीर पर एक फटा पुराना हो चुका एक कंबल डाल रखा था और नर गौरैया और मादा गौरैया की बात सुनकर बिना काम करने की इच्छा से बोला कि वे लोग वहाँ से भागते हैं कि नहीं? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी उसे राजा के लिए लंबे कुर्ते की सूत काटना है, अचकन के लिए सूत काटना है। और रही बात नर गौरैया और मादा गौरैया के लिए सूत काटने की, उसके पास इतना खाली समय नहीं है। वह मुफ्त में किसी के लिए गाना गाए, यानी कि वह मुफ्त में कोई काम नहीं करता है। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली, यानी आश्चर्य से बोली, तू किस मुल्क से आई है? देखिए अब इसका अर्थ, कोरी ने उसे भर आँख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरघा बैठा खाए तुरंग। खट मरे बरखा बैठा खाए तुरंग यानी कि मेहनत करें हम, फल खाए दूसरा। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है।
राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम हो जाता है। लघुए भगुए यानी चमचे जो हाथ के नीचे काम करते हैं। कोरी की बात सुनकर मादा गौरैया बहुत ही हैरानी के साथ कोरी से पूछती है कि भैया, इस देश में सब काम क्या सिर्फ राजा जी के लिए होता है? क्योंकि हर जगह मादा गौरैया को राजा जी की ही काम सुनाई पड़ रहा है। कोरी ने मादा गौरैया को एक नज़र भर देखा और पूछा वह किस देश से आई है, क्योंकि उसे इस देश के बारे में कुछ नहीं पता था। कोरी मादा गौरैया से कहता है कि क्या वह यह नहीं जानती कि इस देश का क्या माहौल है? यहाँ तो मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खाता है। राजा जी के आगे पीछे उनकी चापलूसी करने वाले भी बहुत हैं और राजा के नाम पर वह अपना काम कर लेते हैं। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल मुआवजा यानी कि जो काम है उसकी मजदूरी योग्य देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसके काट दो, आधा तुम लो आधा मैं लूँगी। इसका अर्थ देखते हैं। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी, इतनी सही मजूरी पर काम करना मूर्खता होती है। तन तन यानी कि करके उसकी तकली चरखी, तन तन उसके चरखी का आवाज़ है, करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन महीन यानी कि मेहनत के साथ लच्छेदार सूत काट दिए। कोरी को मनाते हुए गौरैया और मादा गौरैया बोले कि कोरी भैया, तुम कृपया इनकार मत करो, वे उसे पूरा उचित हर्जाना देंगे यानी मुआवजा देंगे, मजदूरी देंगे। फिर मादा गौरैया कोरी से बोल पड़ी कि उसके रुई के टुकड़े को काट दो और बदले में उसमें से आधा वह ले ले और आधा उसे दे दे। इस बात को सुनकर कोरी भी तैयार हो गया। इतनी सही मजदूरी पर कोई काम न करे तो वह जरूर ही मूर्ख होगा। वो पूरी लगन के साथ रुई के टुकड़े को काटने लगा। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करके नाचने लगी। उसने बहुत ही पतला और रेशेदार सूत काट कर नर गौरैया और मादा गौरैया को दे दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से सहायता से गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इसे कते सूत से कपड़ा बुन दो। देखिए, उसे सूत बना दिया और अब उससे कपड़ा बुनने के लिए वह बुनकर के पास आ गई। लेखक कहते हैं कि कदम कदम पर कामगारों का सहयोग मिलने के कारण मादा गौरैया को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा था। सूत जब काट लिया तो उसके बाद वे दोनों बुनकर के पास उससे आग्रह करने लगे। वो बुनकर भैया, इसे कटे हुए सूत के लिए एक कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर के बाद राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, उसमें व्यस्त हो गया। देखिए अब बुनकर क्या बोलता है। अगबग यानी कि परेशान, बागा यानी कि एक राजा का वस्त्र, कारिंदे यानी कि कर वसूल करने वाले, हाजिर यानी कि पहुँच, साव करे भाव तो जवाब करे चाकर यानी कि काम करे कोई और खा जाए कोई और, मशगूल यानी कि व्यस्त। इसका अर्थ देखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब नर गौरैया और मादा गौरैया बुनकर के पास सूत से कपड़ा बुनवाने के लिए, तो बुनकर उन्हें हैरान होकर देखता है और कहता है कि यहाँ से दूर भाग जाओ। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी उसे राजा जी के लिए एक कपड़ा बुनना है? वो दोनों गौरैया को यह भी बताता है कि थोड़ी देर के बाद राजा जी की ओर से कर वसूल करने वाले आ जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर यानी कि काम करे कोई और खाए कोई और।
इतना कहकर बुनकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजोच कर कहा। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। सेत मेत यानी कि मुफ्त काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। अब इसका अर्थ देखते हैं। बुनकर की बातें सुनकर मादा गौरैया को लगा कि वह बहुत गुस्से में है और उसका सूत नहीं बनेगा, तो मादा गौरैया ने थोड़ी हिम्मत बांधकर बुनकर से कहा कि वह तो उसका सूत बुन दे, क्योंकि वह मुफ्त में काम नहीं करवाती है। अगर वह उनके सूत का कपड़ा बना देगा तो आधा कपड़ा वह रख सकता है और आधा उसे दे सकता है। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया और सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डर की ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसकी काफ़ी गफश और तबीज़ के साथ, गफश यानी कि घना बना हुआ, तबीज़ यानी मजबूत कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। इसका अर्थ देखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब बुनकर ने मादा गौरैया से कपड़े आधा आधा बांट लेने के सौदे के बारे में सुना तो उसे देखा कि यह सौदा जो है वो बुरा नहीं है। वह सूत बुनने के लिए तैयार हो गया। उसने मादा गौरैया से सूत अपनी ओर खींचकर कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। उसका करघा चलने लगा, ढुरकी डलने लगी। वह बड़ी तेजी से काम करने लगा क्योंकि उसे राजा जी का कपड़ा बनाना था। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी घना और मजबूत कपड़ा बुन दिया। कपड़ा तैयार हुआ तो आधा आधा उन्हें बांट लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल पर मार ली थी, यानी कि 3 काम तो कर लिए थे। कपड़ा लिए दिए वह दर्जी के पास, दर्जी यानी कि कपड़ा सिलाने वाला, दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। देखिए यहाँ तक हमारा यह पाठ खत्म होता है। अब दर्जी क्या बोलता है, आगे क्या होगा, टोपी कैसे बनेगी, यह सारा हम अगले भाग में सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक पहला भाग समाप्त होता है। जो भी शब्दार्थ आए हैं वह आप अपने कॉपी में लिख कर रखो। धन्यवाद।